कि हम लोग इसके पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा। हम लोगों ने ये देखा कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसे कहते हैं, कैसे इसको मापा जाता है, और हमने यह भी देखा कि यह घटती हुई होती है। साथ में हमने यह भी देखा कि कैसे तटस्थता वक्र पर जब हम बाएं से दाएं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। हमने ये भी देखा कि कैसे सीमांत प्रतिस्थापन दर और सीमांत उपयोगिताएं आपस में संबंधित हैं। हमने आपसे बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए दो महत्वपूर्ण टूल्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। एक को हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं और दूसरे को हम बजट रेखा या उसी को हम कीमत अनुपात के नाम से जानते हैं। आज हम लोगों को दूसरा टूल बजट लाइन पढ़ना है या कीमत अनुपात पढ़ना है। जैसा आप एज यूजुअल पूरा का पूरा बजट लाइन या कीमत अनुपात आपके इस नोट्स में अब बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन व्याख्या थोड़ी कहीं अंग्रेजी में कहीं हिंदी में इस तरह से है। तो आपको एक बार पढ़ के सुना देंगे ताकि आपको खुद से देखने में समझ में आ जाए, और जब उसे ब्लैक बोर्ड पर आपको बढ़िया समझा देंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। जब हम बजट लाइन की बात करते हैं तो देखिए उसमें साफ साफ एक लाइन लिखा हुआ है कि इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन टू एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए बजट लाइन को समझना, जैसा आपने पहले आपसे पीछे ही बताया कि उपभोक्ता का व्यवहार या उपभोक्ता का संतुलन बिना बजट लाइन के हम स्पष्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए जानना जरूरी है। There are two constraints of satisfaction maximization। केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य कंज्यूमर का होता है जस्ट टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। तो आखिर उसको अधिकतम करने में बाधा क्या है? तो क्या है, दो बाधाएं हैं। एक क्या है, फर्स्ट ही हैज़ टू पे द प्राइस फॉर गुड, सेकेंड ही हैज़ लिमिटेड मनी इनकम टू परचेज द गुड्स। इसका मतलब क्या कि उसे कीमत देने पर वस्तु प्राप्त होगी, पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि उसके पास आय सीमित होती है, और हम ये मान करके चलते हैं कि उपभोक्ता के पास आय कम होती है और उसे वस्तुएं बहुत ज़्यादा खरीदनी पड़ती हैं। अर्थात स्केर्सिटी की मान्यता आप शुरू से देख रहे हैं कि साधनों की सीमितता की बात कही जाती है कि रिसोर्सेज आर स्केर्स। तो जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो फॉर ए पर्टिकुलर कंज्यूमर व्हेन वी टॉक अबाउट रिसोर्स डेफिनेटली इट विल बी हिज इनकम। तो उसकी आय होगी और वो कैसी होती है, सीमित होती है। मान लीजिए कि अब देखो हम बजट रेखा को डिराइव कैसे करते हैं, कीमत रेखा को कैसे व्युत्पन्न करते हैं। मान लीजिए कि एक उपभोक्ता है, मान लो मैं एक उपभोक्ता हूँ, हमारे पास कुल जो आय है उसे हम यम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? यम से व्यक्त करते हैं। हमारी कुल मौद्रिक आय यम है। दो वस्तुएं हैं जिनका हमें उपभोग करना है और उसमें से एक यक्स है और एक वाई है। यक्स की कीमत पी यक्स है, वाई की कीमत पी वाई है। अब हमें यह देखना है कि अगर यह चीज़ें और ये सब दी हुई हैं, क्योंकि हम पहले भी ये मान लेते हैं कि एवरीथिंग इज़ नोन बिकॉज वी ऑपरेट इन सर्टेनिटी कंडीशंस। कंज्यूमर इज रेशनल एंड ही नोज एवरीथिंग। तो मान्यता पहले से ही है कि उपभोक्ता विवेकशील है और वो सब कुछ जानता है।
तो उसे पता है कि x की कीमत क्या है, y की कीमत क्या है, एंड हिज इनकम इज गिवन दैट विच इज इक्वल टू m के बराबर है। अब अगर तुमसे कोई ये पूछे कि तुम्हारी आय पता है, x की कीमत पता है, y की कीमत पता है, तो इसके बाद जो सवाल पूछा जाता है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ x और y यू कैन परचेज, कितनी मात्रा आप x या y की खरीद सकते हैं। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है, एक उदाहरण से बता देते हैं, फिर हम ब्लैक बोर्ड पर बताते हैं। और तुम्हें आलू खरीदना है, प्याज खरीदना है, आलू 10 रुपया किलो। तो अगर सारा पैसा आलू पर खर्च कर दो तो कितना आलू खरीदोगे? वेरी सिंपल, 10 किलो। 20 रुपया किलो प्याज है, अगर सारा पैसा प्याज पर खर्च कर दो तब 5 किलो, 20 पंजे 100 हो गया। इसका मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ x एंड y विच यू कैन परचेज दैट विल बी इक्वल टू 10 एंड 5। या तो मैक्सिमम आप 10 आलू खरीद सकते हैं या मैक्सिमम आप 5 प्याज खरीद सकते हैं। और टोटल, अब यहाँ एक यही हम बजट स्पेस की भी बात कर लेंगे कि जो बजट होगा उसका जो फार्मूला क्या होगा, कि वो उसका फार्मूला होगा कि जितना हम, अगर पूरा हमने आलू पर खर्च कर दिया तब तो कुल हो जाएगा हमारे पास 100 रुपया है, तो 10 गुणे 10 बराबर 100। और 100 से अधिक नहीं हो सकता क्योंकि उसके वो कांस्टेंट है, हम 100 से अधिक खर्च नहीं कर सकते। अब इसी तरह अगर केवल प्याज पर खर्च करते हैं तो 20 गुणे 5, तो हमारा बजट क्या हो जाएगा, बजट इक्वेशन होगा अलग अलग दोनों को। लेकिन अगर हम दोनों पर खर्च करते हैं तब हम चाहे जैसे एलोकेट करें, चाहे हम 5 इकाई 50 रुपया आलू पर खर्च करें, 50 रुपया प्याज पर खर्च करें, या 30 रुपया आलू पर खर्च करें, 70 रुपया प्याज पर खर्च करें, या 70 रुपया आलू पर खर्च करें, 30 रुपया प्याज पर। ये डिपेंड करेगा आपकी नीड के अनुसार कि आपकी ज़रूरत किस चीज़ की ज़्यादा है, आपके टेस्ट के अनुसार, आपके लिए उसकी उपयोगिता के आधार पर। इट इज़ अप टू यू एंड यू विल डिसाइड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ विच आइटम यू विल परचेज। वो उसका कोई रूल नहीं हो सकता है, मेरे लिए आलू, मैं आलू खाता ही नहीं तो मेरे लिए आलू एकदम बेकार है, तो मैं आलू बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। लेकिन आपको आलू बहुत पसंद है तो आप आलू 10 किलो खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन बनेगा उसे हम बजट इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो x पर जो आप व्यय करेंगे वह प्लस y पर जो व्यय करेंगे यह बराबर 100 या 100 से कम ही रहेगा, 100 के बाहर नहीं जा सकता। तो बजट इक्वेशन क्या होगा? px इंटू qx, जो पूरा x पर खर्च हो रहा है, प्लस py इंटू qy, ये बराबर या लेस देन होगा 100 के या m के। ठीक है, तो इस तरह से ये सामान्य बातें अगर हम मान लेते हैं तब देखो कि हम कैसे बजट रेखा व्युत्पन्न करते हैं। दिख रहा है? अब देखिएगा यार, अब आएगा। अब दिख रहा है? अब देखो, हमने क्या मान लिया कि जो उपभोक्ता है उसके पास कुल उसकी जो आय है, इनकम, वो बराबर है यम के। एक्स वस्तु की कीमत कितनी है? px, y की कीमत कितनी है? py। तो वह x की जो अधिकतम मात्रा qx है वो कितनी खरीदेगा? m बटे px। हमने पीछे यही तो बताया 100 बटे 10 कितना हो जाएगा? 10। इसी तरह इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? qy बराबर m बटे py। ठीक है, ये सब इसमें लिखा हुआ है, तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम देखें कि, और बजट स्पेस भी हमने इसी में देख लिया क्या है, बजट इक्वेशन क्या होगा? तो बजट इक्वेशन होगा px इंटू qx, जितना हम कुल x पर खर्च करेंगे, प्लस py इंटू qy, और ये बराबर या कम होगा किससे? m के। 100 से न तो ज़्यादा हो सकता है किसी कीमत पर, अधिकतम क्या हो सकता है कि बराबर हो या उससे कम ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इतना अगर हमें समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद
सीधे हम बजट लाइन और बजट स्पेस आपको बना करके दिखा सकते हैं। वो कैसे? अब अगर मान लो इसको मिटा दें, नीचे आ रहा है क्या ये देखो नीचे आएगा। हाँ सर, नीचे ऊपर कट रहा है, ऊपर कट रहा है सर। अभी नहीं है ऊपर वाला। हाँ कट रहा है सर, उसको पीछे कर। अब आएगा, ठीक। तो ये देखो, अब अगर हम यहाँ y दिखाते हैं, मान लो तो यहाँ x दिखाते हैं, तो मैक्सिमम y की मात्रा जो आप खरीद सकते हैं वो कितनी है? ये है QY, यही है। और मैक्सिमम x की जो खरीद सकते हैं वो क्या है? QX। तो y की हमने कहा कि 10 इकाई खरीदते हैं और x की 5 इकाई खरीदते हैं। तो इसका मतलब यह है कि दोनों की मैक्सिमम मात्राओं को अगर मिला करके रेखा खींच दी जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? यह AB हो जाएगी, इसे हम कहेंगे प्राइस लाइन। क्या कहते हैं? प्राइस लाइन, ठीक है। अब ये हो गया, क्या हो गया? कीमत रेखा है, प्राइस लाइन है, ठीक है। अब अगर हम अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हम दोनों को मिला खींच देंगे, जिसे हम कहेंगे बजट लाइन। अब इसके बीच का जो पूरा स्पेस है ये, इसे हम क्या कहते हैं? ये बजट स्पेस कहलाता है। ये अधिकतम 100 के अंदर रहेगा, 100 के बाहर नहीं जाएगा। या इसी को हम अब कह सकते हैं, जो बजट इक्वेशन आप लिखे हैं वो बजट इक्वेशन बजट स्पेस से डिफाइन होता है कि सारा मिला करके इसके अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने अभी आपको स्टेटमेंट बताया, ये उसका फिगर है। अब देखो, सवाल आपकी परीक्षा में आता है कि सिद्ध कीजिए कि बजट रेखा दो वस्तुओं की कीमत अनुपात को व्यक्त करती है। प्रूव दैट बजट लाइन शोज द प्राइस रेशियो इन बिटवीन x एंड y। x और y दो वस्तुओं की कीमत अनुपात को व्यक्त करती है। यह आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? अब आप ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखें, हम इसी के बाद आगे चलेंगे। इसको मिटा देते हैं। आपने देखा कि जो आपकी आय दी हुई है उससे अधिकतम ये हम y की मात्रा अधिकतम कितनी प्राप्त कर सकते हैं और x की अधिकतम मात्रा कितनी प्राप्त कर सकते हैं, वो ये है। और इसका मतलब कि जो O A है और वो B है, तो O A जो मात्रा है, y की अधिकतम मात्रा जो आप खरीद सकते हैं, वह बराबर है आपकी इनकम y बटे प्राइस ऑफ y के। यही ना? इतनी मात्रा कैसे निकलती है? y बटे पी वाई के। और इतनी मात्रा ये कैसे निकलेगी? y बटे पी एक्स की। पीछे आपने देखा है, निकला है। तो अधिकतम x जो आप खरीद सकते हैं वो ये है, अधिकतम y जो खरीद सकते हैं वो ये है। तो अब अगर हम ए बी रेखा का ढाल ज्ञात कर लें, ओ बी ये हो गया, क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ ए बी रेखा, ए बी लाइन। आपने पीछे पढ़ा है कि स्लोप किसी भी चीज का निकालते हैं तो उसके लिए tan थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब कितना है? ओ ए है, तो क्या हो जाएगा? ओ ए बटे ओ बी, लंब बटे आधार। ओ ए कितना है? इसकी जगह नहीं देंगे y बटे पी वाई, और इसकी जगह नहीं देंगे y बटे पी एक्स, ठीक है। यही तो है, ओ बी बराबर इतना है, ओ ए बराबर इतना है। तो जब हम इसको y बटे पी वाई और y बटे पी एक्स लिख देंगे तब नीचे आएगा। जी सर, आ रहा है। तो y हल करेंगे तो y बटे y और ये उलट जाएगा पी एक्स बटे पी वाई, यही है। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? y बटे y और पी एक्स बटे पी वाई। तो अब y y कट जाएगा तो क्या बचेगा? क्यों? पी एक्स बटे पी वाई। इसका मतलब ये साफ साफ आप सिद्ध कर दे रहे हैं कि जो कीमत रेखा होती है वो पी एक्स और पी वाई के अनुपात को व्यक्त करती है, अर्थात कीमत अनुपात को व्यक्त करती है।
और इस तरह ये सिद्ध होता है कि बजट लाइन शोज द प्राइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की कीमत अनुपात को व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये देखो, ये तो सामान्य सा डेरिवेशन है कि कैसे हम बजट रेखा व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं कि बजट रेखा में शिफ्ट कैसे होता है, कैसे इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है बेटा, हैं लिखो लिखो, अच्छा लिखो। इसमें लिखा हुआ है, लिखने की कोई जरूरत तुमको नहीं है, सारा डिटेल उसमें एक्सप्लेन है, वो सब समझ लो बस। अब देखो, इसके बाद इसमें दूसरा इसका पार्ट है कि चेंज इन बजट लाइन, कीमत रेखा कैसे बदलती है। देखो, तुम ध्यान से अगर बजट लाइन पर फोकस करो तो तुम्हें एक आय दिखेगी, एक एक्स की कीमत दिखेगी और एक वाई की कीमत दिखेगी। यही तीन ही तत्व हैं जो बजट रेखा को व्युत्पन्न करते हैं। इसका मतलब कि यही तीन ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन होने पर बजट रेखा परिवर्तित हो सकती है। कॉमन सेंस की बात है कि जिन चीज़ों से मिलकर बजट रेखा बनी है उन्हीं के परिवर्तन का प्रभाव बजट रेखा पर पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि बजट रेखा बदल सकती है। पहली कंडीशन लिखो, देखो कि जब यक्स की कीमत बदल जाए। पहली कंडीशन क्या है कि जब यक्स की कीमत बदल जाए तो बजट रेखा बदल सकती है। तो यक्स की कीमत बदलने पर क्या हो सकता है, यक्स सस्ती भी हो सकती है और यक्स महंगी भी हो सकती है। ठीक है, तो मान लो कि ये तुम्हारी बजट रेखा दी हुई है पहले से, यहाँ y है, ये x है और ए बी कीमत रेखा, सपोज इट इज गिवन, ऑलरेडी यू हैव डिराइव्ड ए बी प्राइस लाइन। अब इसमें वो कह रहा है क्या कि x की प्राइस बदल रही है, घट रही है चाहे बढ़ रही है, तो y की प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, स्थिर रहती है। हमने लिख दिया y का मूल्य स्थिर है, x में केवल परिवर्तन हो रहा है। अब मान लो x पहले से सस्ती हो जाती है। तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखना है इस पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन में कि ये जो कीमत रेखा है ये वास्तव में ट्रेड ऑफ है ध्यान का, यानी एक्सचेंज रेट है। अर्थात यह बता रहा है कि चाहे इतना y अपने पास रखो, मेरी लाइन बात को ध्यान सुनो, चाहे इतना y अपने पास रखो तब भी सारी आय खत्म हो जाएगी तुम्हारी, चाहे इतना x अपने पास रखो तब भी सारी आय खत्म हो जाएगी, या थोड़ा थोड़ा दोनों को खरीद लो और इस पर इन बिटवीन कहीं भी हो जाओ, यहाँ 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 जहाँ जहाँ रहो, तो कुछ x खरीदोगे कुछ y खरीदोगे। अगर तुम यहाँ मान लो होते हो थोड़ी देर के लिए यहाँ, तो यह बता रहा है कि आपको x1 पाने के लिए y की इतनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी। अब आप इतना y और इतना x लेकर के इस बिंदु पर संतुलन में रहेंगे। यह लाइन विशेष रूप से याद रखने की जरूरत है कि यह संतुलन का बिंदु बताता है कि दिस मच अमाउंट ऑफ y यू विल हैव टू फॉरगिव इफ यू वांट टू हैव दिस मच एडिशनल यूनिट ऑफ x। अगर आप ये इतना x पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इतना y क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, और आपका संतुलन जो होगा वो इतना y और इतना x लेकर के होगा। ठीक है, इसका मतलब इतना x पाने की कीमत इतना y है। अगर हम दूसरे शब्दों में कह दें, आय के रूप में न डिफाइन करें, अगर हम इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी डिफाइन करें तो इतना x पाने की कीमत क्या हो जाएगी, इतना y। अर्थात यह रेखा x और y के बीच ट्रेड ऑफ को व्यक्त करती है या रेट ऑफ एक्सचेंज को व्यक्त करती है।
ये सारी लाइन हमको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए कि ट्रेड ऑफ का मतलब होता है रेट ऑफ एक्सचेंज ना। कभी कभी ये भी सवाल आता है कि क्या बजट लाइन ट्रेड ऑफ की बात करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड ऑफ का मतलब होता है एक को छोड़ो और एक को पकड़ो। ठीक, तो कितना छोड़ करके कितना पाओगे उसे हम रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, विनिमय की दर कहते हैं। ठीक है, अब देखो इतना समझ आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब देखो मूल्य बदलेगा तो कैसे तुम व्याख्या करोगे, इसको हम मिटा देते हैं फिर से। अब यहाँ देखो ये तुम्हारी प्रारंभिक कीमत रेखा दी हुई है, उपभोक्ता की आय एक्स और वाई की कीमतें पता है, तो हम कीमत रेखा ए बी खींच सकते हैं, ऐसा हमने पीछे देखा हुआ है। अब कह रहा है कि एक्स मान लो सस्ती हो जाती है तो क्या होगा, अभी इतना वाई दे करके हमको इतना एक्स मिल रहा है, अब एक्स सस्ती हो गई, वाई के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कि इतना ही वाई हम देंगे, लेकिन हमको एक्स पहले से क्या होगी, ज़्यादा मिल जाएगी। एक्स सस्ती हो गई तो अब क्या होगा, वाई हम उतना ही देंगे, इतना दे रहे थे, एक्स हमको पहले से ज़्यादा मिल जाएगी, तो यहाँ हम B1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्राइस ऑफ एक्स घटती है तो नई कीमत रेखा क्या हो जाएगी, AB1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ठीक इसके अपोजिट, अगर मान लो एक्स महंगा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो अब वो वाई उतना ही छोड़ेगा, लेकिन एक्स उससे पहले से क्या होगा, कम मिलेगा। तो अगर एक्स प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाती है तो कीमत रेखा AB2 हो जाएगी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो, एकदम इसी से सीधे सीधे समझो तो लगेगा तुमने पढ़ा भी नहीं और तुमको बड़े अच्छे से आ जाएगा, और जरा भी कोई दूसरा दिमाग लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो ये देखो ये हो गया पर एक्स में परिवर्तन हुआ। अब इसी तरह अगर वाई में परिवर्तन होता है तब क्या होगा, देखो मिटाएं इसको। अब देखो यहाँ प्राइस ऑफ वाई को हम चेंज करते हैं, घटाते या बढ़ाते हैं, प्राइस ऑफ एक्स को हम कांस्टेंट करते हैं। ये हमारी प्रारंभिक कीमत रेखा है जो हमको पहले से दी हुई है। अब यहाँ y का मूल्य बदल रहा है, x का मूल्य स्थिर है, यानी इतना x दे करके हमको इतना y मिल रहा था। अब y सस्ता हो गया तो हम इतना ही x देंगे, लेकिन y हमको पहले से क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, ये इस तरह से। ठीक है, तो यह BA1 रेखा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, BA1 हो जाएगी। अब और अगर y महंगा हो गया तब उतना ही x देंगे और y हमको पहले से क्या होगा, कम मिलेगा। तो ये जो अगर मूल्य B प्राइस ऑफ y अगर बढ़ता है तब ये हो जाता है BA1 A2। ठीक है, BA2 हो जाता है। और अगर प्राइस ऑफ y घटता है तब ये क्या होता है, BA1 हो जाता है, BA1। ठीक, तो यहाँ x का अगर मूल्य बदलता है तो ऐसे होता है, y का बदलता है तो ऐसा चेंज होता है प्राइस लाइन में। अब x और y दोनों का अगर एक साथ बदल जाए, ऐसा हो सकता है, मुश्किल तो है नहीं कि कोई एक सस्ता हो जाए और एक महंगा हो जाए। मिटाएं, यहाँ देखो प्राइस ऑफ एक्स भी चेंज होता है और प्राइस ऑफ वाई भी क्या होता है, चेंज होता है।
तो प्रारंभिक कीमत रेखा ए बी दी हुई है, ये y है और ये x है। अब यहाँ मान लो हम क्या करते हैं कि प्राइस ऑफ x बढ़ जाती है और प्राइस ऑफ y घट जाती है, यानी x महंगा होता है और y सस्ता होता है। तो पहले इतना हम x दे करके इतना y पा रहे थे, अब x कह रहा है कि महंगा हो गया, यानी हमको कम x देंगे, और y सस्ता हो गया यानी हमको y ज्यादा मिलेगा। तो रेखा कैसी हो जाएगी? ऐसे A1 और B1, हमें कम x देकर के ज्यादा y मिल जाएगा क्योंकि x महंगा हो गया और y सस्ता हो गया। तो नई कीमत रेखा B1 A1 हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो कैसी हो जाएगी कीमत रेखा? B1 A1 हो जाएगी। इसका ठीक अपोजिट अगर मान लो हो जाए कि y सस्ता हो जाए और x नहीं, y महंगा हो जाए और x सस्ता हो जाए, तो अब क्या होगा? इतना y दे करके हम इतना x पा रहे थे, अब y महंगा हो गया यानी कम y देंगे और x सस्ता हो गया यानी ज्यादा x मिलेगा। तो हमारी रेखा कैसी हो जाएगी? A2 और B2, तो हो जाएगी A2 और B2। इस तरह से जब दोनों वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होता है तो हम इस तरह से बजट लाइन को डिराइव करते हैं। ठीक है। तीसरे इसके अलावा स्थिति ऐसी आ सकती है कि कीमत तो ना बदले लेकिन तुम्हारी आय बदल जाए, या आय बढ़ जाए या आय घट जाए। ठीक है, मिटाएं। अब देखो यह कीमत रेखा तुमको दी हुई है पहले से, ए बी वाई और एक्स। अब है क्या कि कीमतें सेम हैं। जब कीमत में परिवर्तन नहीं होता है तो कीमत रेखा का ढाल नहीं बदलता। अभी आपने देखा कि ढाल बदल जा रहा है, सस्ती हो रही है, महंगी हो रही है, तो स्लोप कैसा हो रहा है? बदल जा रहा है। अब अगर कीमतें वही है, उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो दोनों वस्तुओं की वह मात्रा पहले से कम इस्तेमाल करता है, लेकिन ये इसके बीच की दूरी हर जगह कैसी होती है? बराबर होती है, A1 B1। अगर आय घट जाती है तो कीमत रेखा नीचे की तरफ उसी के समानांतर शिफ्ट कर जाती है, इसके पैरेलल शिफ्ट होती है, अर्थात स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका ठीक उल्टा अगर मान लो उसकी आय बढ़ जाती है तब वो दोनों वस्तुओं की क्या करेगा? तब वो दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा इस्तेमाल करेगा, लेकिन ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर आय बदलती है तो कीमत रेखा समानांतर या तो ऊपर राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करती है, लेकिन जब कीमतें बदलती हैं तब यह कैसे बदलती है? तब उसका ढाल बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह पूरी व्याख्या में कि कीमत रेखा कैसे बदलती है, और इसकी इसलिए बहुत उपयोगिता है क्योंकि अब आगे आप जैसे ही संतुलन पढ़ने के बाद उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करेंगे, व्याख्या का मतलब जैसे ही आप करेंगे कि आप प्रतिस्थापन बताइए प्रभाव क्या होता है, आय प्रभाव क्या होता है, कीमत प्रभाव क्या होता है, कैसे इसको आप तोड़ते हैं सामान्य वस्तु के संदर्भ में, निम्न कोटि की बस के संदर्भ में, गिफिन बस के संदर्भ में, हर जगह किसका रोल रहेगा? केवल उसी ढाल का। इसलिए ढाल और कीमत रेखा के बारे में जानकारी बहुत अनिवार्य है। तो अब हमने देखा कि हमने कीमत रेखा विस्तार से पढ़ लिया और हमने प्रतिस्थापन की दर पढ़ लिया। अब हम जो मेन सवाल था उपभोक्ता का संतुलन डिफाइन करिए। नाउ यू आर इन पोजिशन टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर सरप्लस because you have studied completely about marginal rate of substitution and budget line। और आपने देखा कि इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ मुख्य रूप से 2-3 शर्तें पूरी होती हैं। पहला कि तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक हो, दूसरा तटस्थता रेखा कीमत रेखा को स्पर्श करे, तीसरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y मस्ट बी इक्वल टू
प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, और ये हमारे से एक्स वाई मस्ट बी डिमिनिशिंग, घटता हुआ होना चाहिए। तो ये सारी शर्तें जो हमने आपको तीनों बताई, वो तीनों अब हमको बड़े आराम से, अगर हम यह मान लें कि हमको y और x दो वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय पता है, तो हम कीमत रेखा ए बी खींच सकते हैं। और अगर हम इस पर तटस्थावक्र बनाएं जो इसको यहाँ स्पर्श करे ई बिंदु पर, तो इस ई बिंदु पर वह y वस्तु की y1 मात्रा और x वस्तु की x1 मात्रा का उपभोग करके संतुलन में रहेगा। और यहाँ वह सभी शर्तें पूरी कर रहा है, कीमत रेखा तटस्थ रेखा को स्पर्श कर रही है, यानी हमारे एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, और तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर है, अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज डिमिनिशिंग। तो जितनी भी शर्तें उपभोक्ता के संतुलन की थी, अर्थात सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पूरा होता है, अतः यहाँ उपभोक्ता का संतुलन निर्धारित होता है। इसे ही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हमको सिर्फ इतना ही बताना था, लेकिन इतना बताने के लिए हमको वो पूरी व्याख्या जरूरी है जिसमें हम प्रतिस्थापन की दर की व्याख्या करें और जिसमें हम कीमत रेखा और उसमें होने वाले परिवर्तन की व्याख्या करें। वो इसलिए कि 20 नंबर का सवाल आता है तो केवल इतना बना देने से तो 20 नंबर आपको नहीं मिलेगा, उसके आगे पीछे आपको थोड़ा सा इतिहास भूगोल बता करके 3 पेज 4 पेज 5 पेज करने की जरूरत होगी। इस तरह से एक कंप्लीट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो गया, और हम लोग अब प्रतिस्थापन प्रभाव कल पढ़ेंगे, पढ़ के आ पाइएगा।